हेलो पीजीएस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा मेडिको। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के जो भी स्तर रहे हैं, जो भी टीकाएं हैं और उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करके आए हैं चक्रपाणी, लौलेंद्रराज, खट्टारा, ऋष्येंद्र, भावमिश्र, शारंगर और माधव के बारे में। इस लेक्चर में हम चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह पर डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने जो टीकाएं लिखी हैं, जो उनके स्पेसिफिक टीकाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। चरक संहिता, जो चरक संहिता है वो 3 स्तरों में लिखी गई है, जैसे कि आप जानते हो। इसको लिखी गई है 3 स्तरों में। प्रथम स्तर है जिसमें कि तंत्रकर्ता आते हैं, दूसरे स्तर पे आते हैं भाष्यकर्ता और तीसरे स्तर पे आते हैं पूरक संपूरक करता। ठीक है, संपूरक करता यानी कि इसको द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता भी कहते हैं। तो जो इसके तंत्रकर्ता है वो कौन है? इनको अग्निवेश को चरक संहिता का तंत्रकर्ता कहा जाता है। तो आत्रेय कौन हुए इनके? चरक संहिता आत्रेय के मूल उपदेष्टा कहे जाते हैं, जबकि जो हमारे अग्निवेश है वो तंत्रकर्ता कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रथम प्रतिसंस्कर्ता या जिसको भाष्यकर्ता भी कहते हैं, वो है चरक। ठीक है, और चरक संहिता के थर्ड स्तर जिसपे आते हैं द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या जिनको हम लोग संपूरक कर्ता भी कहते हैं, वो है दृढ़बल। ठीक, अब हमने 3 स्तरों की बात कर ली है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि जो जैसे मैंने बताया कि जो आत्रेय हैं वो इसके ठीक है, इसके तंत्रकर्ता अग्निवेश है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है कि इसके मूल उपदेष्टा कौन है। सबसे पहले चरक संहिता जो मतलब जहां से निकल के आई, उसके उपदेष्टा कौन है? तो वो है ब्रह्मा, जिनको इक्ष्वाकुंड्रित भी कहा जाता है। इक्ष्वाकुंड्रित ब्रह्मा का ही पर्याय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है ब्रह्मा के बारे में। तो ब्रह्मा ने जो सबसे प्रथम संहिता लिखी वो थी ब्रह्मा संहिता। ब्रह्मा संहिता में 1000 चैप्टर और 1,00,000 श्लोक है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। सभी के कालों का भी वर्णन मैंने किया है कि ब्रह्मा का काल क्या है। तो ब्रह्मा का काल 1000 से 15,000 ईसा पूर्वी तक का माना जाता है। चरक का काल 200 ईसा पूर्वी माना जाता है और दृढ़बल का काल 2nd सेंचुरी माना जाता है। ठीक है, चरक का काल 200 ईसा पूर्वी और दृढ़बल का काल 2nd सेंचुरी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें तो आत्रेय के बारे में। पहले हमने बात कर ली ब्रह्मा के बारे में, अब हम बात करेंगे आत्रेय के बारे में। तो जैसे जब मैंने आयुर्वेद अवतरण पढ़ाया था आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने आपको बताया कि चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण किस तरीके से माना गया है। तो ब्रह्मा से दक्ष, दक्ष से अश्विनी कुमारों को मिला और अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भारद्वाज को दिया, भारद्वाज ने आत्रेय को दिया, फिर आत्रेय ने आत्रेय ने चरक को दिया, मतलब अपने 6 शिष्यों को दिया जिसमें चरक आते। ठीक, तो जो भारद्वाज है उनको ऐसा माना जाता है कि भूलोक पे सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान जो है भारद्वाज ने कराया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भूलोक में आयुर्वेद का ज्ञान सबसे प्रथम किसने दिया, तो वो भारद्वाज ऋषि ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आत्रेय के बारे में। तो आत्रेय जो है ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र अत्रि के पुत्र आत्रेय हैं और इनकी माता का नाम चंद्रभागी भी है, जिस वजह से इनको पर्याय रूप में चंद्रभागा भी कहते हैं। ठीक है, आत्रेय के कुछ और पर्याय भी हैं, वो हम बताएंगे। जैसे कि आप जानते हो चरक संहिता में 3 आत्रेयों का वर्णन दिया गया है। चरक सूत्र 1 और चरक सूत्र 25 में बात की गई है भिक्षु आत्रेय की। चरक सूत्र 11 में बात की गई है कृष्ण आत्रेय की, और लगभग सभी उसमें पुनर्वसु आत्रेय मेन है। तो कृष्ण आत्रेय और भिक्षु आत्रेय आपको याद रखना है। भिक्षु आत्रेय है चरक सूत्र 1 और 25, और चरक सूत्र 11 में बताया गया है कृष्ण आत्रेय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो कृष्ण आत्रेय पूजित कुछ ऐसे योग दिए गए हैं चरक चिकित्सा स्थान में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पूछे ही जाते हैं कि इनमें से
4 ऑप्शन देके आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा जो है कृष्ण आत्रेय द्वारा पूजित है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी औषधियाँ बताई गई हैं, कौन कौन से ऐसे योग हैं जो बताए गए हैं चिकित्सा स्थान में जो कि कृष्ण आत्रेय द्वारा पूजित है। तो सबसे पहले इसमें आता है फल अरिष्ट। फल अरिष्ट जिसका प्रयोग किया जाता है अर्श चिकित्सा में। ठीक, अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि अर्श से गिरे फर्श पे आ गए, तो अर्श में फल ऐसे याद करो, फल अरिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो बताया गया है वो पांडु के लिए नवायस चूर्ण। ठीक, थर्ड में आता है, थर्ड नंबर जो चिकित्सा स्थान में बताया गया वो है नागराद्य चूर्ण, शार्हुटिका और ग्रहणी रोग। ठीक, और क्या बताया गया है, बला और अमृताद्य, बलाद्य तेल और अमृताद्य तेल बताया गया है वात व्याधि के लिए। फिर शिरो रोगों के लिए हमें बताया गया प्रोपोन्ड्रिक आदि तेल। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है जीवनीय घृत का रोग अधिकार क्या है, तो वो कृष्ण आत्रेय ने बताया है जीवनीय घृत का रोग अधिकार है वात रक्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पुनर्वसु आते हैं उनके लिए चरक सूत्र 13वें अध्याय में सिनोनिम दिया गया है, कहा गया है कि इनको अगध वेग सिंधु प्रवर्तन भी कहा जाता है। अगर टर्म हो अगध वेग सिंधु प्रवर्तन तो ये किसके लिए है, पुनर्वसु आत्रेय के लिए है। चरक सूत्र 13वें अध्याय में इसका रेफरेंस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो पूरी चरक संहिता है ना, इसमें जो भी आचार्य हैं, चाहे वो चरक हो चाहे आत्रेय हो, वो यायावर कोटि के माने जाते हैं। तो कौन से ये है यायावर कोटि। ठीक है, इनको ब्रह्मा ऋषि भी कहते हैं आत्रेय को, और इनको भगवान भी कहते हैं, और इनको अग्निहोत्र भी कहते हैं। इनका पर्याय है अग्निहोत्र। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछे कि अग्निहोत्र किसका पर्याय है, आत्रेय, ब्रह्मा, अग्निवेश, भेल सपोज, तो आपको ऐसा लग सकता है कि अग्निहोत्र जो है अग्निवेश का पर्याय है, लेकिन ये आत्रेय ऋषि, आत्रेय का, भगवान आत्रेय का, पुनर्वसु आत्रेय का पर्याय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अग्निवेश के बारे में। तो अग्निवेश को सोम, होताश्रेष ऐसे पर्याय दिए गए हैं। ठीक है, इतना था अग्निवेश के बारे में। और नेक्स्ट आते हैं चरक के बारे में। तो चरक जो है ये कनिष्क के राजवैद्य माने जाते हैं, और 2 जगह पे पतंजल योग सूत्र में और पाणिनि महाभाष्यकर ने माना है कि जो पतंजलि में जो ऋषि बताए गए हैं और जो ये है चरक, दोनों एक ही है, दोनों अलग डिफरेंट पर्सन्स नहीं, वो एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पतंजल योग सूत्र और पाणिनि महाभाष्यकर ने चरक को एक ही माना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप समझो कि जो चरक है ये जब हम ये पढ़ रहे थे आत्रेय, तो ये जो हमने पढ़ा अगध वेग सिंधु प्रवर्तन इनका पर्याय है, चरक सूत्र 13वें में बताया गया। ठीक है, और तो नेक्स्ट है कि चरक जो है वो भगवान अनंत के अवतार माने जाते हैं। 3 पॉइंट्स हैं। भगवान अनंत के अवतार माने जाते हैं, पंचनंद ग्राम के रहने वाले हैं जो कि इरावती नदी के पास में है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि नाग वंश में उत्पन्न होने के कारण इनको शेषावतार भी कहा जाता है। ये 3 पॉइंट्स कि भगवान अनंत के अवतार हैं, शेषावतार माना जाता है, पंचनंद ग्राम के रहने वाले हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है भाव मिश्र ने दिए हैं भाव प्रकाश संहिता में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि चरक संहिता के कुछ वैशिष्ट्य बताएंगे। हम यहाँ पे एक ही 2 वैशिष्ट्य की बात करेंगे क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन चरक संहिता के जितने भी वैशिष्ट्य हैं जो पर्टिकुलरली चरक द्वारा ही चरक संहिता में ही मिलती हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब हम चरक संहिता लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको कुछ भी मिस आउट ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 7 वैशिष्ट्य से कि जो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिकेशन है, इसमें 7 संभाषाएं परिषद आती है, 7 संभाषा परिषद है। इनका वर्णन कहाँ पे है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो सबके नाम भी जानना इम्पोर्टेंट है, सबके नाम हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल जस्ट डिस्कस कि रेफरेंस कहाँ पे है। तो 7 जिसमें से पहले 3 आते हैं, पहले 4 हैं चरक सूत्र में। ठीक है, बाकी के 3 बचे, तो 2 है एक शारीरिक स्थान में और जो लास्ट बचता है वो है हमारे पास सिद्धि स्थान में। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि 7 संभाषा है, डिवीजन कैसे है, पहला 4 सूत्र स्थान में,
फिर 2 शारीरिक स्थान में, फिर लास्ट बचता है वो सिद्धि स्थान में। तो चैप्टर्स के नाम जानेंगे। पहले 4 जो हैं जो सूत्र स्थान में हैं उनके नाम हैं, उनके चैप्टर नंबर है चरक सूत्र 1, चरक सूत्र 12, चरक सूत्र 25 एंड चरक सूत्र 26। चरक शारीरिक स्थान के 3rd और 6th चैप्टर में है और चरक सिद्धि स्थान के 11वें चैप्टर में है। ठीक है, इसके साथ हम दूसरी बात करेंगे कि इसमें 4 सूत्र बताए गए हैं, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एकीय सूत्र। ठीक है, आपसे स्टेटमेंट एक देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा सूत्र है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो शिष्य सूत्र हुआ, अगर कोई आंसर दे रहा है तो वो मतलब समझ में आएगा कि पुनर्वसु बोल रहे हैं तो वो गुरु सूत्र होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका रेफरेंस भी है चरक सूत्र 1 में ही आपको चारों सूत्रों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ओके, जब हम चरक संहिता पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे इसमें डिटेल में। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है, अगर आपसे कोई मतलब पीजी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि चरक संहिता का सैद्धांतिक आधार क्या है, कौन सा दर्शन है, तो सांख्य और योग। व्यावहारिक दर्शन की बात करें तो वो वैशेषिक और न्याय। ठीक है, मोस्टली आप देखोगे वैशेषिक के साथ न्याय ही आता है और सांख्य के साथ योग ही आता है, तो मैं मैच करते हैं बहुत ज्यादा। योग को तो सैश्वत सांख्य भी कहते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान में। ठीक है, तो अब आप बात करें कि स्वरूप, चरक संहिता का जो स्वरूप है वो कैसा है, वो उपनिषद कालीन स्वरूप है। इस चरक संहिता में टोटल 12,000 श्लोक हैं टोटल, और जो अवेलेबल है वो है 9495। वेरी इजी टू लर्न, 9495 अप्रॉक्स। टोटल 12,000 है लेकिन अवेलेबल कितने हैं, तो 949। दूसरा हम बात करेंगे इसमें योग कितने हैं, तो 1950 योग हैं। 64 इसमें ऋषियों के बारे में बात की गई है। 64 से ही थोड़ा आसपास 68 इसमें आचार्यों के बारे में वर्णन है, और 9295 जितने श्लोक अवेलेबल है उतने ही इसमें सूत्र भी हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी टीका। तो चरक संहिता पर जो है 41 टीका लिखी गई है, कहीं कहीं पर 43 भी मेंशन होता है, तो दोनों सही है, 41 भी सही है, 43 भी सही है। ठीक है, और सबसे ज्यादा टीका किस पे लिखी गई है, कौन सी संहिता पे लिखी गई है, अगर ये पूछा गया हो तो वो है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय पर सबसे ज्यादा टीका लिखी गई है 44। ठीक है, अष्टांग हृदय जैसे माधव निदान को रोग विनिश्चय विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और चरक संहिता को शौच अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा जाता है। उसी तरीके से अष्टांग हृदय को सार समुच्चय भी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, सार समुच्चय भी कहा गया है। मतलब अगर किसी को चरक संहिता नहीं पढ़नी है, शिशु संहिता नहीं पढ़नी है और वो चाहता है कि मुझे आयुर्वेद का एक समराइजेशन मिल जाए, तो वो अष्टांग हृदय पढ़ता है। ठीक है, इसलिए बीएमएस का फर्स्ट ईयर का सिलेबस अष्टांग हृदय होता है क्योंकि इसमें सार अवेलेबल है, इसीलिए इसको सार समुच्चय कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे लास्ट जो इसमें बचते हैं दृढ़बल, जिन्होंने संपूर्ण किया इसका 41 चैप्टर्स इन्होंने इंक्लूड किए। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि दृढ़बल के जो पिता हैं उनका नाम कपिबल है। दृढ़बल के पिता का नाम कपिबल है। ये शिव भक्त रह चुके हैं। इन्होंने जो अपना संपूर्ण किया चरक संहिता का वो शिलोच वृत्ति से किया है। ठीक है, मतलब उनका वृत्ति क्या होता है, एक टेम्परामेंट क्या था जब भी वो कंप्लीट कर रहे थे, तो वो शिलोच वृत्ति से इन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है, इसमें 41 टोटल अध्याय हैं। आपसे अध्याय के नाम भी पूछते हैं, कौन कौन से ऐसे अध्याय हैं जो दृढ़बल ने पूर्ण किए हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें से 12 + 12 यानी कि 24 अध्याय जो है कल्प स्थान के 12 और सिद्धि स्थान के 12 होते हैं। जितने बचे यानी कि 17, जो 17 अध्याय हैं वो इन्होंने चिकित्सा स्थान में ऐड किए हैं। तो कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो इन्होंने चिकित्सा स्थान में ऐड किए हैं, तो वो देखो आप। सबसे पहले चिकित्सा स्थान के जो अध्याय हैं वो है
सबसे पहले आप में आता है रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, यक्ष्मा, विसर्ग, द्विव्रणीय, अर्श, अतिसार। इनको छोड़ के जितने भी चैप्टर्स बचते हैं चिकित्सा स्थान में, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, कुष्ठ, प्रमेह, यक्ष्मा, विसर्ग, द्विव्रणीय, अर्श, अतिसार, इनको छोड़ करके जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे दृढ़बंध द्वारा लिखे गए चिकित्सा स्थान के। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि इनकी टीकाओं के बारे में, इनकी मतलब चरक संहिता पे जो टीका लिखी गई है उनके बारे में। सबसे पहले चरक न्यास। तो जो चरक न्यास है वो भट्टार हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। इनका काल है 6th सेंचुरी, वही काल है जो लघु वाग्भट का काल है। सब आचार्यों के काल मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में, आप प्लीज वो जाके वीडियो देखो तो आपको एकदम माइंड में क्लियर हो जाएगा कि किसकी कौन से काल है। ठीक है, क्योंकि काल पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चरक न्यास लिखा है भट्टार हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट आते हैं चरक चंद्रिका, चरक पंजिका। तो ये लिखी है स्वामी कुमार ने। स्वामी कुमार ने 7th सेंचुरी में लिखी है। स्वामी कुमार का काल क्या है? तो स्वामी और 7th सेंचुरी में स्वामी, सॉरी मैंने गलत बताया आपको, भट्टार हरिश्चंद्र और वृद्ध वाग्भट का काल 7th सेंचुरी है। लघु वाग्भट स्वामी कुमार का काल जो है 7th सेंचुरी है। फिर आते निरंतर पद व्याख्या। निरंतर पद व्याख्या जो है जेजेट ने लिखी है। जेजेट के बारे में एक जानना जरूरी है कि जेजेट ने बृहत्रयी यानी कि सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय तीनों पे टीकाएं लिखी हैं संस्कृत भाषा में। तीनों पे टीकाएं यानी बृहत्रयी पे टीका लिखने वाला कौन है? जेजेट है। ठीक है, तो जो चरक संहिता पे जो टीका लिखी उसका नाम क्या है? उसका नाम है ये निरंतर पद व्याख्या। ठीक है, चक्रपाणी ने जो टीका लिखी है चरक संहिता पे उसका नाम है आयुर्वेद दीपिका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यास। न्यास नॉर्मल न्यास, इसमें चरक न्यास ऐसा कुछ नहीं। न्यास जो है किसने लिखी है? अमित प्रभ ने 11th सेंचुरी। नेक्स्ट आते हैं परिहार वार्तिक, ये लिखा है आषाढ़ वर्मा 9th सेंचुरी। अब आषाढ़ वर्मा 9th सेंचुरी है, इसके साथ और कौन कौन है 9th सेंचुरी में हमारे पास? वृंद और आषाढ़ वर्मा है, वृंद है, ये हमारे 9th सेंचुरी के आचार्य हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बृहत तत्व प्रदीप। अगर टर्म हो बृहत तत्व प्रदीप तो ये लिखी है नर दत्त ने, जो कि चक्रपाणी दत्त के गुरु रह चुके हैं। ठीक है, नर दत्त ने लिखी है। और अगर टर्म हो चरक तत्व प्रदीपिका तो ये लिखी है शिवदास सिंह ने। ठीक है, बृहत तत्व प्रदीप लिखी है नरदत्त ने और चरक तत्व प्रदीपिका लिखी है शिवदास सेन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरक चंद्रिका लिखी है गयदास सेन ने। आयुर्वेद दीपिका में बता चुकी हूँ चक्रपाणी ने लिखा है। वार्तिककार लिखा है शीर दत्त ने और चरक भाष्य लिखा है श्रीकंठ दत्त ने, श्रीकंठ वैद्य ने। ठीक है, अब शिवदास सेन ने सभी पर मतलब लगभग टीकाएं लिखी हैं। इन्होंने चरक पर लिखा चरक तत्व प्रदीपिका, इन्होंने चक्र दत्त पर भी टीका लिखी है जिसका नाम है तत्व चंद्रिका। इन्होंने रत्न समुच्चय पर लिखा है तत्व बोधिनी और अष्टांग हृदय पर लिखा है तत्वबोध। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। तत्वबोध यानी कि अष्टांग हृदय, रस रत्न समुच्चय पर शिवदास सेन ने तत्वबोधिनी लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरक तत्व प्रकाश, हमने पढ़ा चरक तत्व प्रदीपिका लिखी है शिवदास सेन ने, लेकिन चरक तत्व प्रकाश लिखा है नरसिंह कविराज ने। ठीक है, नरसिंह कविराज, लौलिम्बराज और त्रिमल्ल भट्ट, इन तीनों का काल एक ही है, 17वीं शताब्दी। आगे बढ़ते हैं। जल्प कल्प तरु। जल्प कल्प तरु गंगाधर राय ने 9th सेंचुरी में लिखा है और इन्होंने ही चरक संहिता का पर्याय दिया है शौच अग्नि सहस्त्र विद्या कल्पद्रुम। ठीक है, और चरक उपस्कार किसने लिखी है? तो योगेंद्र नाथ सिंह, बिल्कुल लेटेस्ट 20वीं सेंचुरी, योगेंद्र नाथ सिंह चरक उपस्कार।
इंग्लिश में जो चरक संहिता का ट्रांसलेशन किया गया है वो किया गया है अविनाश द्वारा। बस आपको पूरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट अविनाश। हाँ, पूरा नाम जान के कुछ करना नहीं, अविनाश आगे क्लिक हो जाएगा। फिर अरेबिक और फ्रेंच में ट्रांसलेशन किया गया है बाय डॉक्टर विल्सन। हिंदी में इसका जो अनुवाद है वो किया गया है ज्वाला प्रसाद द्वारा। ठीक है, तो इसके साथ में यहाँ पे खत्म करती हूँ चरक संहिता। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुश्रुत संहिता के बारे में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता के बारे में, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज वॉच माय वीडियो। ऑल पीटी एस्पिरेंट्स जस्ट डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सभी प्लेलिस्ट आने वाली है। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा से स्टार्ट होके सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, सभी संहिताएं और सब कुछ गोविंद पारिक की बुक तक भी डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू।